नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सौरभ हत्याकांड के बाद भारत में नीला ड्रम वायरल है। बहुत से पति सदमे में है। कृपा है कि उनकी शादी नहीं हुई। मेरठ का सौरभ हत्याकांड बहुत ही निंदनीय है और ये संस्कारों की कमी है, पालन पोषण की कमी है। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। मेरठ के सौरभ मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम सबूत जुटा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। मर्डर के बाद में पहली बार कमरा भी खोला गया जिसमें सौरभ की हत्या की गई थी। न्यूज 18 ने एक दिन पहले ही बताया था कि घटना से जुड़े सबूत जुटाने के लिए मेरठ पुलिस कवायद कर रही है। घटना का सीन रिक्रिएट किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने कमरे में बेड और वॉशरूम से भी सैंपल लिए हैं। अब साहिल के घर जाकर भी जांच की तैयारी की जा रही है। सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर पुलिस गंभीर है और फॉरेंसिक टीम ने सौरभ के घर में विजिट किया है। पुलिस टीम ने और फॉरेंसिक टीम ने कई ऐसे सबूत जुटाए हैं जो सौरभ हत्याकांड के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बेड पर लगे खून के धब्बे, इसके बाद बाथरूम में जब फॉरेंसिक टीम गई तो वहां भी कई ऐसे सबूत मिले। हालांकि बाथरूम के सबूतों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कई ऐसे सबूत फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए हैं जो बाद में उन्हें सजा दिलाने में काम आएंगे। इसके अलावा झूठे बर्तन और भी कई ऐसे सबूत जहां खून के धब्बे लगे थे, जहां सौरभ का सामान गिरा था, तमाम ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं सौरभ के घर से जो मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने में काम आएंगे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम जब निकली तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि साहिल के घर भी जाएगी, लेकिन देर रात होने के कारण साहिल के घर में टीम नहीं जा पाई। बाद में साहिल के घर में भी टीम जाएगी क्योंकि साहिल का ही वो कमरा था जहां तंत्र मंत्र होता था और साहिल के उसी कमरे में सौरभ की गर्दन और हथेलियां लेकर मुस्कान और साहिल गए थे। पूरी रात उस हथेली और गर्दन के साथ उन्होंने क्या किया ये फॉरेंसिक टीम जब जाएगी तब ही पता चल पाएगा। लेकिन बड़े सबूत इकट्ठे हुए हैं और इन सबूतों को लेकर लगातार ये माना जा रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट भी फाइल की जाएगी। पुलिस की प्राथमिकता है जल्द से जल्द सौरभ हत्याकांड को लेकर चार्जशीट फाइल की जा सके ताकि साहिल और मुस्कान को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। कैमरामैन शिव सुमन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग अभियान की आलोचना करते हैं, रामलला के विराजमान की तारीख का भी विरोध कर रहे थे, महाकुंभ का भी विरोध कर रहे थे। विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद से राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। एक इंटरव्यू में मुस्लिमों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित है। 100 हिंदू परिवारों में मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। उधर राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर आगरा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बवाल हो गया। करनी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की और पुलिस और करनी सेना के लोगों के बीच में जमकर मारपीट हुई। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई थी। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद के अंदर राणा सांगा को गद्दार कहा था। कई दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि रामजी लाल सुमन जी के राज्यसभा में बोलने के बाद जिस तरीके से लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जो हर भाषा में और एक चुनौती भरी भाषा में जो मैसेज डाले, उसको देखते देखते 2 दिन से लोगों ने मैसेज डाला कि आवास का घेराव करेंगे, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को थी, प्रशासन को थी। वो आज वो घर पर लाठी डंडों के साथ, तलवार वलवार लेकर के और देरोरों के साथ घर पर हमला कर गए। करनी सेना के लोग थे, सोशल मीडिया से जिनकी पहचान हो रही है। नहीं, सांसद जी मौजूद नहीं थे और पूरा मामला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। और जिस तरीके से विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलित पिछड़े लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का बयान भी सामने आया। मकराना ने धमकी दी है कि ये तो केवल ट्रेलर है, सांसद की सदस्यता नहीं गई तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा। ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये तो केवल झांकी है। आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके अगर कोई खरोच भी आई, मैंने अभी देखा है कि किसी के 2-3 लोगों के वकेंद्र राणा के उनके चोट आई है, और अगर उसके साथ कोई बदतमीजी हुई, कोई कुछ भी हुआ वहां मेरे कोई पदाधिकारियों के साथ, तो बाकायदा पूरे देश में तांडव होगा और हम लोग सड़कों पर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। वहीं एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हुए बवाल को लेकर अखिलेश ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्ने खोलने में विवाद ही बढ़ता है। बीजेपी जानबूझकर ऐसे पन्ने खोलती है जिससे देश की शांति बिगड़े। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। खबर मऊ से है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार में 8 साल पूरे होने पर नगर के सोनी धापा मैदान में चल रहे 3 दिवसीय मेले में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पहुंचे और इस दौरान ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चोरी छिपे महाकुंभ में पहुंचे और 11 डुबकी लगाई। लगा एक बयान दिए थे कि कुंभ में जो लोग जाते हैं स्नान करने, वो अपना पाप धोने जा रहे हैं, उसके बाद चोरी से गए 11 डुबकी लगाए। अच्छा, तो हम क्या उनसे मिले तो पूछें कि 11 डुबकी में क्या रहा, अब क्यों गए? जब लोग जा रहे थे तो आप क्यों गए? 11 डुबकी क्यों लगाए? अब पूछा उनसे कि हम यहीं से पूछें। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने इस्लाम धर्म अपनाने का न्योता दिया है और कहा है कि रविदास मेहरोत्रा इस्लाम अपना ले। एसपी नेताओं का ये तरीका सिर्फ राजनीति की है। नमाज को मल्होत्रा जी ने नमाज पढ़ करके मुसलमानों के साथ में रह करके ये एक तरीके से नमाज को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं मजहब को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये तमाम चीजें शरन और वसूलन और अखलाकन हर एतबार से गलत हैं और निंदनीय हैं। मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं मल्होत्रा साहब से कहूंगा कि नमाज अगर उनको प्यारी है तो बेशक आ जाइए, कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपको मुसलमान कर लूंगा। संभल में अलविदा जुमा से पहले हुई पीस कमेटी की मीटिंग में सीओ अनुज चौधरी ने 2 टूक कहा कि अगर ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने अपने पुराने बयान पर कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा था तो किसी ने कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया। आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। लखीमपुर खीरी जा सकेंगे आशीष मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ में परमिशन दे दी है और पूर्व सांसद अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं। 5 और 6 अप्रैल को जाने की इजाजत दी गई है। 7 अप्रैल को शाम 5 बजे लखनऊ लौटना होगा। रामनवमी पर घर जाने के लिए याचिका दी गई थी, जिस पर परमिशन दे दी गई। नाबालिग लड़की से बलात्कार की कोशिश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टे जॉर्ज मसीह की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च को दिए फैसले के विवादित हिस्सों पर रोक लगा दी है और इस फैसलों को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला जज की असंवेदनशीलता और अमानवीय रुख को दिखाता है। ऐसे टिप्पणियां कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्नो मोटो कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव ऑब्जर्वेशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की
और उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी इशू कर दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है नोटिस। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की बेमियादी हड़ताल जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गेट नंबर 3 के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत पांडे के मुताबिक वकीलों का ये आंदोलन न्यायपालिका को भ्रष्टाचार से बचाने की लड़ाई है, इसलिए उनका ये आंदोलन जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला स्थगित किए जाने तक जारी रहेगा। अभी तो ये लड़ाई है आगे की हमारी रणनीति एकदम स्पष्ट है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हमारी बार बार बस एक ही डिमांड है कि जो व्यक्ति दिल्ली हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज करके आप उसको रिवार्ड देकर के क्या साबित करना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है और वह देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वक्फ को लेकर के विवाद और राजनीति कर रहा है, उसकी कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। आखिर अगर एक वक्त में अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी और सरकार ने फिर आग्रह किया स्पीकर साहब से कि उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने अभी रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अमेंडेड कानून लाने जा रही है। अभी कानून आया नहीं अमेंडेड कानून, और उसके पहले जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत आज पटना जा रहे हैं और उसमें जेपीसी के वो मेंबर्स भी हवा दे रहे हैं। बिजनौर में एक पिता पर 1.5 साल के बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा है और ये आरोप बच्चे की मां ने लगाया। दरअसल बच्चे की टब में डूबने से मौत हो गई थी और मृतक बच्ची के माता पिता का 1 महीने पहले ही तलाक हुआ था। बच्ची की मां के मुताबिक पति मारपीट करता था, इसलिए तलाक के बाद में वो मायके रह रही थी। दंपत्ति की 2 बच्चियां हैं। तलाक के बाद में दोनों बच्चियां पिता के साथ थीं। वहीं बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रतापगढ़ में सब्जी मंडी से टप्पेबाजों ने पैसों से भरा बैग थोक सब्जी व्यापारी का उड़ा लिया। पट्टी कोतवाली के सब्जी मंडी में अब्बास अली रायन सब्जी मंडी में थोक सब्जी का व्यापार करते हैं और बुधवार को व्यापारी का करीब 45,000 रुपए से भरा बैग टप्पेबाज उड़ा ले गए। सूचना पर पुलिस सब्जी मंडी पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। यह है कि हम यही बैग रखे थे, अपना कत्थई कलर बैग है। हाँ। अभी कल खरीदे उसको ऑल लाए थे। हाँ। यही रख दिए। उसके बाद 35,000 नगद हार्ड केस है, 500 नोट व्यवसाय का। जी हाँ, 1 रुपया हमको देना था। और सुबह जो धंधा किए थे 8 बजे तक ले वो 10,000 रुपये थे। अच्छा। इतने में एक व्यापारी हमको कहा आलू दिखा दो, आलू उसको दिखाए, इतने में पैसा उससे लिए, एक बार उसको आलू दिए, इतने बैग आपकी बैग गायब। हाँ, पैसा उसमें रखने गया। सूचना पुलिस को दी, पुलिस आई है। जी हाँ, उसमें जो है डाक खाना का पर्चा भी है उसमें। जो पूरी रकम कितनी होगी? लगभग 40,000। 45,000। 45,000। जी हाँ। लेके भाग गया बैग कोई। बागपत में राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया। बड़ो क्षेत्र में बड़का गांव में राशन डीलर पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने राशन डीलर की दुकान के बाहर इकट्ठा होकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि राशन डीलर राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रधान को जब फोन करा, ग्राम प्रधान मौके पे आया और प्रधान जी के साथ में मैं भी आया और प्रधान जी ने किवाड़ खिलवाए तो देखे यार रिक्शा में इसने अनाज रख रखा था और फिर ये जो है खाली कट्टे रिताने इसने शुरू कर दिए। अंदर से ये खाली कट्टे बाहर रख दिए और कहने लगी मैं तो इन्हें खाली कट्टे बेच रही, जिसमें ग्राम प्रधान मौके पे यहाँ से मौजूद था जी मेरे ख्याल कम से कम पौन घंटा। प्रधान ने कहा तो इसे अनाज की वीडियो बना लेने दे, बराबर किवाड़ भेड़ती रही, कोई अनाज की इसने हमें कोई वीडियो नहीं बनाने दी और उल्टी धमकी देने लगी। तब मेरे साथ में मारपीट करने आए, गाली देने लगी। प्रधान क्या गए मैं तुम पे केस लगा दूंगी।
को सौंपा। मामला आसपुर देवसरा थाना के टीबीपुर गांव का है, जहां पर किसान को खेत में 2 अजगर दिखाई दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। प्रयागराज में आर्मी वर्कशॉप में आग लग गई। कमांडर वर्कर्स इंजीनियर्स हेडक्वार्टर के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के गोदाम में आग लगी थी। आग लगने की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। एमईएम के गोदाम में रखे पुराने सामान और फर्नीचर के जलने की जानकारी है। बीएचयू में पीएचडी में प्रवेश न दिए जाने का मामला सामने आया है। सामान्य श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले शिवम सोनकर को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके चलते छात्र धरने पर बैठा हुआ है। और वहीं बीएचयू प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास में 2 सीट है, 1 सीट जनरल और 1 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है। फिर भी बीएचयू प्रबंधन छात्रों को पीएचडी में प्रवेश दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। साहब, मेरा ये 6वां दिन धरने का है। मैं शैक्षणिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे विभाग में पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए आवेदन मंगाए गए थे। 7 सीटों पर मेरे विभाग में आवेदन मंगाए गए थे। सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले लिए गए और 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। ये सीटें क्यों रिक्त छोड़ दी गई हैं? जब पीओ के मंत्रियों ने इंटरव्यू दिया था, काउंसिलिंग प्रक्रिया को पार किया था, वो सीटें किसके लिए छोड़ी गई हैं, क्यों छोड़ी गई हैं? वो सीटें मैं लगातार 6 दिनों से शैक्षणिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन अगर वहाँ सीट एक जनरल की, एक ओबीसी की है और कैटेगरी वाली सीट नहीं है, तो हम उसका वेटिंग वाले को एकदम से अप नहीं कर सकते। अगर वो सीट रिक्त होती है, ठीक है, तो वो जनरल में ज़रूर आ जाता है। लेकिन सीट क्योंकि 2 ही थी, एक जनरल और एबीसी, वो भर चुकी है, तो मैं हमारे बच्चे का भी इस टाइम पे एडमिशन उस टाइम पे भी रोका है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको एडजस्ट किया जाए, वो भी प्रशासन उसके लिए विचाराधीन कर रहा है। और सीतापुर में सवारियों से भरी बस अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। बस में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला गया। हादसा लहरपुर कोतवाली इलाके के लालपुर का है। काशीपुर, ये लहरपुर से काशीपुर को बस जा रही थी। तभी तमोर मार्ग से एक बाइक सवार आया था। बाइक सवार काशीपुर से जो बस आ रही थी, बड़ी तेजी से बस आ रही थी, उसी में एक्सीडेंट हुआ। बाइक के वो बस। बस भरी थी क्या? बस में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग। किसी की जान गई है क्या? 1 लोगों की मौत हो गई, अन्य लोग सब घायल। खबर लखनऊ से है, जहां पर ज्वेलर्स को अगवा कर हत्या और ज्वेलरी शॉप में चोरी का खुलासा हो गया। 2 सगी नाबालिग बहनों ने अपने मुसेरे ममेरे भाइयों के साथ में मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दरअसल लड़कियों की मां ने सर्राफ रूप नारायण सोनी की दुकान पर जेवर गिरवी रखे थे, जिसके हर महीने 8,000 रुपए ब्याज वसूला जा रहा था। आरोप है कि दुकानदार ब्याज की रकम के बदले लड़कियों पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। साजिश के तहत 18 मार्च को लड़कियों ने कारोबारी को घर बुलाया, फिर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और शव पुल से नीचे फेंक दिया। हत्या के बाद में दुकान में चोरी की और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी किए गए 143 ग्राम सोने के जेवर और 5 किलो से ज्यादा चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। को एक डेड बॉडी घैला पुल के पास मिली, जिसकी पहचान बाद में जो सर्राफा जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम रूप नारायण सोनी था, उसके रूप में हुई। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।